जब अगर हम डायलिसिस की बात करें, डायलिसिस तब शुरू होता है जब किडनी का फंक्शन बिल्कुल ना के बराबर हो। डायलिसिस दो स्थिति में लगता है। एक तो अक्यूट किडनी फेलियर में लगता है, अक्यूट मतलब जो टेम्पररी है, और दूसरा जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में लगता है, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। अक्यूट के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जानना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जो पेशेंट्स आईसीयू में एडमिट होते हैं, जो पेशेंट्स किसी और वजह से एडमिट होते हैं, उनमें अगर किडनी का प्रॉब्लम हो तो आम तौर पे ये डायलिसिस टेम्पररी होता है। लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में जो डायलिसिस लगता है वो परमानेंट होता है, और जब किडनी का फंक्शन 10% से कम हो जाए तब हम पेशेंट्स को कहते हैं कि ये डायलिसिस का वक्त आ गया है और हम डायलिसिस शुरू करेंगे। जब किडनी का फंक्शन 10% से कम हो जाए तो हम पेशेंट्स को ऑप्शंस देते हैं कि सबसे पहले हम उनको एजुकेट करते हैं कि डायलिसिस करना ज़रूरी है और उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। काफ़ी एजुकेट करने के बाद कई लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है इस बात में एक्सेप्ट करने के लिए कि डायलिसिस अब चालू हो जाएगा। डायलिसिस के दो ऑप्शंस हैं, दो तरीके हैं। एक हीमोडायलिसिस जो खून का डायलिसिस होता है, दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस आमतौर पे हॉस्पिटल में होता है और पेरिटोनियल डायलिसिस घर पे भी किया जा सकता है। डायलिसिस के जैसे मैंने बताया दो प्रकार हैं, एक हीमोडायलिसिस और दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस के लिए पेशेंट को हफ्ते में 3 बार हॉस्पिटल में जाना होता है। हम उसको मशीन से जोड़ते हैं, शरीर से ब्लड निकल के मशीन में प्यूरिफाई होता है, और जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो वापस शरीर में जाता है। तो इस पूरे प्रोसीजर को हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। ये एक बार हॉस्पिटल में जाने के बाद 4 घंटे तक चलता है और उसके बाद पेशेंट चल के घर जाते हैं। ये हफ्ते में 3 बार कम से कम करना होता है। दूसरा जो है पेरिटोनियल डायलिसिस, ये घर में हम कर सकते हैं। पेट में हम लोग एक कैथेटर लगा देते हैं और उस कैथेटर से हम डायलिसिस फ्लूइड अंदर लगाते हैं, और ये डायलिसिस फ्लूइड अंदर जो कैपिलरीज़ हैं वहाँ से अगर हम बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहें तो वहाँ पे डायलिसिस की प्रक्रिया होती है कैपिलरीज़ और इस फ्लूइड के बीच में, और ये फ्लूइड हर कुछ घंटों में बदलना होता है। तो इसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं, कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, CAPD। डायलिसिस, अगर हम हीमोडायलिसिस की बात करें तो हीमोडायलिसिस हफ्ते में कम से कम 3 बार करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हम हमेशा पेशेंट्स को यही कहते हैं कि अगर हमारी किडनी दिन में 24 घंटा काम करती है, हफ्ते में 7 दिन काम करती है, और अगर ये किडनी फेल हो जाए तो हमको अगर मशीन से ये काम कराना है तो मशीन भी दिन में 24 घंटा, हफ्ते में 7 दिन शरीर से लगी होनी चाहिए। बट वी ऑल नो ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो कम से कम फ्रीक्वेंसी बताई गई है वो है हफ्ते में 3 बार 4 घंटे। ये कम से कम है, ये आइडियल भी नहीं है, ये कम से कम है। और अगर ये फ्रीक्वेंसी हम लोग मेंटेन करते हैं तो इन पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है, ये पेशेंट्स हॉस्पिटल में कम एडमिट होते हैं, इनका सर्वाइवल ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए डायलिसिस हफ्ते में 3 बार करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा फ़ायदा इस चीज़ का ये है कि जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, एक बार डायलिसिस हो जाए तो यूरिया, क्रिएटिनिन और जो भी टॉक्सिन्स है वो शरीर से निकल जाते हैं। दूसरे डायलिसिस तक ये धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। अगर 2 डायलिसिस के बीच गैप काफ़ी ज़्यादा हो तो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं डायलिसिस में ये लेवल्स बहुत जल्दी नीचे आ जाएंगे, और ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ये भी पेशेंट्स के लिए डैमेजिंग हो सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी अच्छी हो, हफ्ते में 2 से 3 हफ्ते में कम से कम 3 बार अगर पेशेंट कर रहा हो तो ये फ्लक्चुएशंस भी कम रहेंगे, और ये फ्लक्चुएशंस की वजह से जो होने वाली तकलीफ़ें हैं वो भी कम रहेंगी। इसीलिए हम
हमेशा पेशेंट्स को यही कहते हैं कि हफ्ते में 3 बार कम से कम डायलिसिस करें। जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है। हफ्ते में 4 बार, 5 बार। देयर आर सम सेंटर्स जो हफ्ते में 6 बार करते हैं, केवल संडे को छुट्टी देते हैं और रोज़ 2 घंटा डायलिसिस लेके पेशेंट्स घर जाते हैं। डायलिसिस कब तक करना चाहिए, ये पेशेंट्स बहुत आम तौर पे पूछते हैं। ये पूछते हैं कि आगे चल के डायलिसिस जो हफ्ते में 3 बार चल रहा है वो 2 बार हो जाएगा, 1 बार हो जाएगा, महीने में 1 बार हो जाएगा। दिस डज़ नॉट हैपन। डायलिसिस का मतलब ये है कि किडनी डायलिसिस हम इसीलिए चालू करते हैं कि किडनी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और उसकी पूरी दोबारा चालू होने की कोई उम्मीद नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब तक शरीर में नई किडनी नहीं लगाते हैं हम, तब तक ये डायलिसिस चालू रहेगा। दूसरे शब्दों में, अगर ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं तो डायलिसिस आजीवन चलेगा, ज़िंदगी भर चलेगा। डायलिसिस में कुछ तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन ये मानना गलत है कि डायलिसिस खुद एक तकलीफ़ है। हम पेशेंट्स को ये बताते हैं कि डायलिसिस तकलीफ़ नहीं है, डायलिसिस तकलीफ़ देने के लिए नहीं बना है, डायलिसिस तकलीफ़ कम करने के लिए बना है। डायलिसिस से जो सारे टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाते हैं और उसकी वजह से जो फ़ायदे होने हैं वो शरीर को होंगे और जो सारे लक्षण हैं वो कम हो जाते हैं। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे ब्लड प्रेशर कभी कभी डायलिसिस में कम हो जाता है, उसको आसानी से हम करेक्ट कर सकते हैं। हमको केवल सलाइन देना होता है। कभी कभी क्रैम्प्स आते हैं, वो भी सलाइन से काफ़ी आसानी से ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी छोटी मुश्किलें हैं और इनसे डर के डायलिसिस को मना करना गलत है। डाइट के बारे में सब लोग सवाल पूछते हैं और एक बार डाइट के बारे में सवाल शुरू हो जाए तो रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। धारणा ये है कि जब डायलिसिस शुरू हो जाए या किडनी के प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो प्रोटीन बंद कर देना चाहिए या प्रोटीन कम कर देना चाहिए। प्रोटीन कम करना चाहिए ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि जो लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन खाते हैं, उनके खाने से प्रोटीन कम करना ज़रूरी है। अगर हम एक आम भारतीय डाइट को देखें तो उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत लिमिटेड होती है, बहुत मॉडरेट होती है। तो उनमें हम प्रोटीन अगर पूरा बंद कर दें तो प्रोटीन हमको मिलेगा नहीं, पेशेंट्स को मिलेगा नहीं और इससे माल नरिशमेंट हो सकता है। तो ये ज़रूरी है कि खाने में हम प्रोटीन गिने, बाकी के तत्व गिने और उस हिसाब से हम डाइट प्लान करें। रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जो सबसे बड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं वो 2 चीज़ों के हैं, एक नमक के लिए, दूसरा पोटेशियम के लिए। सॉल्ट अगर ज़्यादा ले तो बीपी कंट्रोल में नहीं रहेगा, सूजन ज़्यादा आ सकती है, इसलिए हम सॉल्ट के रिस्ट्रिक्शन के लिए काफ़ी एम्फसाइज़ करते हैं। दूसरा है पोटेशियम। पोटेशियम जो कॉमनली आता है वो है ड्राई फ्रूट्स, साइट्रस फ्रूट्स यानी संतरा, मौसम्बी, सारे फ्रूट्स में पोटेशियम होता है, जूसेस में होता है, चाय में होता है। तो ये सारे सोर्सेस हैं पोटेशियम के और हम ये कम करना चाहते हैं। ये 2 रिस्ट्रिक्शंस हम लोग बहुत एम्फसाइज़ करते हैं। प्रोटीन के बारे में काफ़ी गलत धारणाएं हैं और हम चाहते हैं कि प्रोटीन कैलकुलेट करने के बाद हम उनको बताएं कि प्रोटीन कितना लेना है। ये सोचना गलत है कि हमको किडनी की बीमारी है, अब हम दाल बंद कर देंगे, पनीर बंद कर देंगे, सोयाबीन बंद कर देंगे, ये गलत है। शरीर में खुजली होना डायलिसिस के पेशेंट्स में काफ़ी कॉमन है और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो एक मुख्य कारण वो है ये है कि फास्फोरस शरीर में बढ़ जाता है। फास्फोरस प्रोटीन के पदार्थों से आता है और प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना एक लिमिट के आगे मुश्किल है और इसीलिए फास्फोरस लिमिट करना भी मुश्किल है। तो ये फास्फोरस एक वजह है खुजली होने की। दूसरी जो वजह है कि ड्राइनेस ऑफ स्किन। डायलिसिस के बाद सारा पानी निकल जाता है और उसकी वजह से जो स्किन में ड्राइनेस आता है उसकी वजह से खुजली हो सकती है। यूरिया कभी कभी डिपॉजिट हो जाता है स्किन में, उसकी वजह से खुजली हो सकती है। और नर्व्स पे भी असर होता है, नसों पे असर होता है। ये
किडनी फेल होने की जो प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से, जो टॉक्सिन्स है उसकी वजह से, और ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं खुजली होने में। डायलिसिस पेशेंट्स कई बार हमको पूछते हैं कि हम कहीं जाना चाहते हैं, 8-10 दिन के लिए जाना चाहते हैं। हम उनको रोकते नहीं हैं, हम ये केवल उनको बताते हैं कि अगर आप डायलिसिस ले रहे हैं, जहाँ पे भी जाएं वहाँ पे डायलिसिस चालू रखें। ये मत सोचिए कि 2 दिन या 4 दिन डायलिसिस ना ले तो कुछ नहीं होगा। डायलिसिस बिल्कुल जारी रखना है। जहाँ पे भी आप जाएं वहाँ पे आसपास कोई सेंटर आइडेंटिफाई करके वहाँ पे डायलिसिस बिल्कुल जारी रखें। हमसे पूछें, हो सकता है हम वहाँ के सेंटर में किसी डॉक्टर को पहचानते हो, वी कैन रेफ़र यू, वी कैन गिव यू, हम लोग डायलिसिस की समरी आपको देंगे। वो समरी आप लेके जाएं और वहाँ पे बहुत आसानी से आपको अकोमोडेट किया जा सकता है। और केवल ये बताना ज़रूरी है कि डायलिसिस जारी रखें, छूटना नहीं चाहिए। अगर आप पेरिटोनियल डायलिसिस पे हो तो आप अपने बैग्स लेके जाएं और एक्सचेंजेस बिल्कुल नियमित रूप से जारी रखें। सेक्स के बारे में पूछने में डरते हैं लोग, लेकिन हाँ, किडनी जब काफ़ी समय से ख़राब हो, उनके जो टॉक्सिन्स बनते हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लिबिडो कम हो सकता है, दोनों में, मेल्स और फीमेल्स में। इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके लिए दवाइयाँ हम आसानी से दे सकते हैं, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि फर्टिलिटी कम हो जाती है। कुछ पेशेंट्स यंग होते हैं, कुछ फैमिलीज़ शुरू नहीं होती हैं, तो वो हमसे पूछते हैं कि फ़र्टिलिटी के बारे में क्या करें। फ़र्टिलिटी काफ़ी अफेक्ट होती है अगर आप डायलिसिस पे हो तो, चाहे मेल हो या फीमेल हो। फिर भी एक 5% तक चांस है कि प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सकती है डायलिसिस के पेशेंट्स में, और ट्रांसप्लांट के बाद ये चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि डायलिसिस नियमित रूप से लें। अगर आप हफ्ते में 2 बार ले रहे हैं तो हफ्ते में 3 बार करें, उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली बढ़ेगा। बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो इंटरनेशनल जर्नल्स में छप चुकी है, जो कहती हैं कि हफ्ते में 3 बार अगर आप डायलिसिस ले रहे हैं तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर 2 डायलिसिस के बीच में वज़न ज़्यादा बढ़ता नहीं है तो इससे भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि डायलिसिस के दौरान जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो कम हो जाते हैं। अपने हीमोग्लोबिन के इंजेक्शंस रेगुलरली लें, आयरन रेगुलरली लें, इरिथ्रोपोइटिन रेगुलरली लें। इससे हीमोग्लोबिन अगर अच्छा रहे तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव्स। सारे लक्षण इम्प्रूव होते हैं अगर अनीमिया ना हो तो। और बाकी ये है कि स्टे नॉर्मल, बी नॉर्मल, अपने रेगुलर एक्टिविटीज़ चालू रखें और एन्जॉय योर लेजर। ये मत सोचें कि आप बिल्कुल बीमार हैं। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। कई बार पेशेंट्स को लगता है कि ये क्या हो गया, मैं हफ्ते में 3 बार डायलिसिस के लिए जा रहा हूँ, ये भी कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ है। हम उनको ये कहते हैं कि अगर आपको लीवर का प्रॉब्लम होता, लीवर पूरी तरह से फेल हो जाती, तो आपके पास लीवर के लिए कोई डायलिसिस नहीं है। अगर हार्ट पूरी तरह से फेल हो जाए, 10% काम कर रहा हो, 20% काम कर रहा हो, तो उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। हार्ट ट्रांसप्लांट कौन करता है, और उसका अवेलेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड है। तो हम अगर कंपेयर करें तो एटलीस्ट किडनी के फेलियर के लिए डायलिसिस ये एक ट्रीटमेंट है दैट इज़ अवेलेबल। सो दैट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग दैट वी वांट टू इम्बाइब इन आवर पेशेंट्स। और होप तो है, होप ये है कि आगे चल के हम ट्रांसप्लांट कर पाएँ, या ये भी है कि डायलिसिस की जगह कोई बहुत सिंपल सॉल्यूशन आ जाए। हो सकता है कुछ डिवाइस जो हम पेट में लगा दें और उससे डायलिसिस हो जाए। अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारी एक वेबसाइट है www.kidneyadvice.net। इसमें पूरी जानकारी है डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए। डायलिसिस की जानकारी है, हीमोडायलिसिस की जानकारी है, पेरिटोनियल डायलिसिस, डाइट क्या लें, ट्रांसप्लांट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ईमेल आईडीज़ हैं उसमें, और सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं, kidneyadvice.net।